शिकारपुर में सोनू नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही भोला था। एक दिन स्कूल के बाद कुछ लड़के उसे कहते हैं, सोनू चलो चलो आम तोड़ के आते हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। लेकिन जैसे ही सारे बच्चे आम तोड़ने के लिए आम के पेड़ पर चढ़ते हैं तो अचानक एक डाली टूट जाती है और कुछ बच्चे नीचे गिर जाते हैं। उनमें से एक बच्चा बोलने लगता है, अरे आज हमें चोट लग गई है, सोनू की वजह से लगी है। अगर ये सोनू नहीं आता तो हमें चोट नहीं लगती। और वो सब मिलकर सोनू को मनहूस सोनू के नाम से चिढ़ाने लगते हैं। नहीं नहीं, मैं मनहूस नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा मत कहो। और अब बच्चों के साथ साथ सभी गांव वाले भी सोनू को मनहूस सोनू कह के चिढ़ाने लगते हैं। समय के साथ सोनू बड़ा हो जाता है, लेकिन अभी भी गांव में सभी उसे मनहूस सोनू के नाम से ही बुलाते हैं, क्योंकि वो जहाँ भी जाता है वहाँ पे सारे काम बिगड़ जाते हैं। एक बार सोनू घूमता घूमता अपने मामा के घर जाता है। वहाँ पे उनके खेत में फसल कटाई का काम चल रहा था। सोनू अपने मामा से कहता है, मामा मामा मैं भी आपके साथ चलूं खेत में फसल काटने के लिए। हाँ बेटा चलो। लेकिन सोनू जैसे ही खेत में फसल काटने के लिए जाता है तो अचानक एक मजदूर वहाँ पे जली हुई बीड़ी फेंक देता है। उस कारण पूरी फसल जलकर राख हो जाती है। वहाँ काम करने वालों में से एक सोनू के गांव का भी था। अरे भाइयों, फसल तो जलनी ही थी। यहाँ पे ये मनहूस सोनू जो खड़ा है, मारो इसे। और सभी लोग सोनू को मारने लगते हैं, लेकिन सोनू के मामा बीच बचाव करके उसे बचा लेते हैं। सोनू अपना सा मुंह लेकर घर वापस आ जाता है। एक दिन सोनू को किसी ज़रूरी काम से शहर जाना था, लेकिन वो शहर जाए भी तो कैसे जाए। और वो जब भी शहर जाने के लिए बस में सवार होने लगता तो बस का ड्राइवर उसे मना कर देता। अरे सोनू चल उधर नीचे, मेरी बस में मत बैठ। तू तो मनहूस है मनहूस, खुद तो मरेगा ही और सवारियों को भी मरवाएगा। चल उधर नीचे। सोनू बहुत दुखी होता है। तभी उसे एक आइडिया आता है। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं अपना सिर कंबल से ढक लेता हूँ, फिर मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। सोनू ऐसा ही करता है। वो शहर जाने की टिकट लेकर बस में बैठ जाता है और कोई उसे पहचान नहीं पाता। बस जैसे ही ढलान से उतरकर नदी के पास पहुंचने वाली होती है तभी अचानक खिड़की से एक हवा का झोंका आता है और सोनू का कंबल हट जाता है। बस का ड्राइवर आगे लगे शीशे में से सोनू को देखकर पहचान जाता है और वो एकदम नदी के पास आकर ब्रेक लगा देता है और पीछे आकर सोनू को मारने लगता है। अबे सोनू मनहूस, तेरे को मना किया था ना मेरी बस में मत बैठ, तू फिर बस में बैठ गया। चल उतर नीचे। लेकिन तभी अचानक बस का कंडक्टर जो नीचे उतर गया था वो आकर बस के ड्राइवर से कहता है, अरे उस्ताद, अच्छा हुआ तुमने इसे देखकर ब्रेक लगा दी। अगर हम आगे जाते तो सभी नदी में डूब जाते। आगे पुल टूटा हुआ है। क्या कहा? ड्राइवर सोनू से कहता है, मुझे माफ कर देना सोनू बेटा, आज तुम्हारे कारण हम लोग मरते मरते बचे हैं। अब तुम मनहूस सोनू नहीं, एक अच्छे सोनू हो। हम तुम्हें वैसे ही मनहूस समझते थे। और अब सभी लोग सोनू का साथ देने लगते हैं। सुंदर नगर में राम और श्याम नामक दो भाई अपनी माँ के साथ रहा करते थे। उन दोनों का कचौरी का कारोबार था। राम बहुत अच्छी कचौरी बनाया करता था और श्याम बहुत अच्छी सब्जी। राम ने घर में ही कचौरी बनाने की एक मशीन लगाई हुई थी। वो उसमें बड़ी खस्ता कचौरियाँ बनाता और श्याम बाजार में अपनी दुकान में सब्जी के साथ उन्हें बेचा करता था। दोनों का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। वे अपनी माँ के साथ बहुत खुश थे। राम की शादी हो जाने के बाद उनकी खुशियाँ और भी बढ़ जाती हैं। नई बहू के घर आने पर उनकी माँ राम से कहती है, बेटा मैं तो चाहती हूँ कि अब बूढ़ी हो चुकी हूँ मैं, तुम और तुम्हारी पत्नी कारोबार संभालो और शाम को भी संभालो। ये सुनकर राम की पत्नी कहती है, क्यों नहीं माताजी? कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन इतना कारोबार देखकर राम की पत्नी के मन में लालच आ जाता है। वो एक दिन राम से कहती है, अजी सुनते हो, सारा दिन कचौरियाँ बनाते हो आप, और ये शाम सिर्फ दुकान पर खड़ा होकर सारा मुनाफा ले लेता है। नहीं बिमला, ऐसा नहीं है। मुझे मेरे भाई और माँ पर पूरा भरोसा है। मैं सब समझती हूँ, माता जी भी इसी का साथ देती हैं। मैं तो कहती हूँ हमें अपना कचौरियों का काम अलग शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो इनके गुलाम बनकर ही रह जाएंगे। अपनी पत्नी के बार बार कहने पर राम के मन में भी लालच आ जाता है
और वो एक दिन अपनी माँ से कहता है, माँ बस बहुत हुआ, अब मैं खुद बाजार में कचौरी बेचा करूँगा। अरे अरे बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? माँ मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं आज से श्याम को कचौरी नहीं दूंगा। अगर उसे बेचनी है तो खुद कचौरियाँ बनाकर बेचे। अपने भाई और माँ की बात सुनकर श्याम कहता है, भैया अगर तुम ऐसा चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप खुद कचौरियाँ बेचो। ये लीजिए दुकान की चाबी। माँ चलो हम कुछ और काम देख लेंगे। चलो श्याम, हमें ही यहाँ से जाना चाहिए, चलो चलते हैं। ऐसा कहकर श्याम और उसकी माँ उनके दूसरे घर में रहने लगते हैं और राम और उसकी पत्नी दुकान में कचौरियाँ बेचने लगते हैं। और इधर माँ श्याम से कहती है, बेटा ये मैंने कुछ पैसे जमा किए थे, बाजार से जाकर एक ठेला खरीद के ले आ, और हाँ कुछ कचौरियों को बनाने का सामान भी ले आ। हम एक बार फिर से शुरुआत करते। जी माता जी। श्याम ऐसा ही करता है। उसकी माँ कचौरियाँ बनाती है और श्याम सब्जी, और वो दोनों बाजार में कचौरियाँ बेचने लगते हैं। राम कचौरी बनाना तो जानता था, लेकिन वो ये भूल गया कि उसको सब्जी बनानी नहीं आती। घटिया सब्जी के साथ कचौरी बेचने के कारण उनके दुकान की बिक्री कम हो गई और इधर श्याम और उसकी माँ के हाथ की बनाई कचौरी और सब्जी धड़ाधड़ बिकने लगी। अब सभी लोग राम की दुकान से नहीं, श्याम की दुकान से कचौरियाँ खाने लगे। ये देखकर राम को अपनी गलती का एहसास हुआ। राम अपनी पत्नी को लेकर अपनी माँ के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। माँ मुझे माफ़ कर दो, भाई श्याम घर वापस चलो। माता जी मुझे माफ कर दीजिए। राम की माँ उसे माफ़ कर देती है। श्याम और माँ दोनों वापस घर आ जाते हैं और फिर से पहले की तरह काम करने लगते हैं और वो सभी फिर से खुशहाली से रहने लगते हैं। छगन सेठ गांव के बहुत बड़े रईस थे। उनके पास बहुत ज़्यादा जमीन, खेत, खलिहान और दुकानें थी। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वो गांव के बीचों बीच अपने एक बहुत बड़े मकान में अपनी पत्नी सुशीला और 2 बच्चों विक्की और बब्बी के साथ रहते थे। छगन सेठ बहुत मेहनती और अच्छे इंसान थे। अरे रामू क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? सेठ जी इस साल मेरी फसल खराब हो गई, मैं क्या करूं बताइए, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। अरे मुनीम जी जितना इसे चाहिए उतना अनाज दे देना, खाने की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन छगन सेठ एक चीज से बहुत परेशान थे। उनके दोनों बेटे एक नंबर के निकम्मे और आलसी थे। वो हमेशा अपनी पत्नी से कहा करते थे, सुशीला मुझे तो इन दोनों की चिंता है, मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा, ये कैसे मेरा व्यापार संभालेंगे। कोई बात नहीं जी, वक्त इन सबको संभाल लेगा। अरे तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन वो वक्त आएगा कब? देखती नहीं कैसे सांड जैसे बड़े होते जा रहे हैं। इसी तरह सालों साल बीत जाते हैं। एक दिन सेठ बहुत बीमार हो जाते हैं। वो अपने दोनों बच्चों को बुलाकर कहते हैं, बेटा मैं तुम दोनों को एक काम देना चाहता हूँ, जो उसमें अव्वल आएगा मैं उसी को सारा व्यापार, काम और जमीन जायदाद देकर जाऊंगा। हमें क्या करना होगा पिताजी? तुम दोनों को हमारे जंगल वाली पुरानी हवेली में जाना होगा। वहाँ पर 2 सुनहरी कारें हैं, तुम में से जिसकी कार सबसे चमकती हुई होगी मैं उसी को सब कुछ दूंगा। ऐसा सुनते ही दोनों हवेली की तरफ चल पड़ते हैं। वो जंगल के रास्ते से बड़ी मुश्किल से हवेली में पहुँचते हैं तो वहाँ 2 कारें खड़ी हुई थी। उनके ऊपर धूल मिट्टी जमी थी। विक्की बड़ी कार को साफ करता है। वो अंदर से सुनहरे रंग की थी। बब्बी ये कार मेरी है, तू दूसरी कार को साफ कर। बब्बी विक्की से थोड़ा ज्यादा समझदार था। वो जैसे ही कार को साफ करता है वो सुनहरे रंग की नहीं थी, लेकिन वो उसे चलने लायक बना देता है। और इधर विक्की की कार सुनहरे रंग की थी। साफ करने के बाद वो चमकने लगती है, लेकिन वो चल नहीं सकती थी। विक्की बब्बी से कहता है, बब्बी भाई तेरी कार चल रही है ना, तू ऐसा कर रस्सी से बांधकर मेरी कार को खींच ले, हम दोनों कारें लेकर घर जाते हैं। वे दोनों ऐसा ही करते हैं। वे दोनों घर के आंगन में लाकर दोनों कारें खड़ी कर देते हैं और अपने पिता को बाहर बुलाते हैं। दोनों कारों को देखकर सेठ अपनी सारी धन दौलत बब्बी को दे देता है। ये देखकर विक्की बोलता है, पिताजी मेरी कार तो इससे ज्यादा चमक रही है, फिर भी आपने सारी दौलत बब्बी को क्यों दी? बेटा तुम्हारी कार चमक रही है,
लेकिन ये किसी काम की नहीं है। लेकिन असली सुनहरी कार तो बब्बी की है, जो चल सकती है और सोना कमा सकती है। इसलिए जीवन में हमेशा मेहनत करो और ऐसा काम करो जिससे तुम खुद की और औरों की मदद भी कर सको। दोनों बेटों को अपने पिता की बात समझ आ जाती है और वो दोनों उसी दिन से मेहनत करने लगते हैं